नमस्कार, न्यूज़ सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी को लेकर महोत्सव मना रही है, अभियान चला रही है। आखिर इसके क्या निहितार्थ हैं, क्या आम लोगों से भाजपाई क्या बात कर रहे हैं, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनिंदर पाल सिंह जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और अभियानों में जुटे हैं। सर, न्यूज़ सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मनिंदर जी, भाजपा जो है वो इस समय आत्मनिर्भर भारत को लेकर अभियान चला रही है, जन जन में आप जा रहे हैं। निहितार्थ क्या है, क्या उद्देश्य है इस चीज़ का? असल में मेरे तो समझ में नहीं आया कि आज से पहले किसी अन्य पार्टी के मन में विचार क्यों नहीं आया। जी, आत्मनिर्भर भारत होना तो बहुत ही आवश्यक था। हम लोग पूर्ण रूप से अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहे, सारी चीजें स्वयं निर्माण करें। हमारे नौजवान 10-10, 12-12 हजार के वेतन के चक्कर में ना पड़े और वो ट्रेनिंग लेके गवर्नमेंट ने कौशल विकास से जुड़े इतने आयाम खोल रखे हैं कि उनकी ट्रेनिंग ले और छोटी से छोटी चीज से और बड़ी से बड़ी चीज स्वयं बनाने का काम करें। उससे एक तो हम आत्मनिर्भर होंगे, भारत आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की अभियान आम जनता के लिए बेहद अच्छा है और हम जब समाज में जाते हैं तो उसका अच्छा मैसेज भी जाता है। और सरकार ने इसे आगे बढ़ाने के लिए देखो MSME है, स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना है, इतनी सारी योजनाएं सरकार चला रही है और सरकार उस पर ऋण दे रही है और छूट भी दे रही है। तो मैं तो कहूँगा जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा काम है और जनता इसे स्वीकार कर रही है, बहुत खुश है। दूसरा एक सवाल जब ये आता है, जब आप MSME का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे युवा हैं जो कहते हैं साहब कि बीजेपी जो है वो आंदोलन की या कोई कहें अभियान की घोषणा तो कर देती है, योजनाओं की घोषणा तो कर देती है, बावजूद जब आप ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनका क्रॉस चेक करते हैं तो युवाओं को ऋण नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भी आप लोग सरकार से या प्रशासन से बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, लगातार बातचीत होती है। उसमें क्या होता है, विकास भवन में बैठक होती है, हमारे खादी के अधिकारी होते हैं, बैंक के अधिकारी होते हैं, सीडीओ होती है, जनप्रतिनिधि होते हैं और ये देखा जाता है कि MSME में कितने फार्म पास हुए थे, कितने लोगों को ऋण मिला, कितनों को नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो उनमें क्या कारण रहे। जो सही पात्र व्यक्ति है उन्हें मिलता है, ऐसा नहीं है, रोका नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पात्र नहीं होते या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि पैसे तो मिल जाए और उसका कोई अन्य इस्तेमाल कर लिया जाए। तो सरकार ने वो विषय बंद कर दिया है। अब जिस विषय का धन है उसी विषय में इस्तेमाल होना है। इस योजना में जो भी कोई भाग लेगा निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ठीक, जब आप आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हैं तो ये बात आती है कि भारत की बनी वस्तुएं भारत में उनका उपयोग किया जाए, लेकिन जब हम FDI की बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब हम ग्लोबली तौर पे अपने मार्केट को खोल देते हैं, चाहे चाइना से आ रहे हो चीज़ें, लेकिन आपको नहीं लगता कि त्योहारों के समय खास तौर पर दिवाली के समय ही आत्मनिर्भर भारत हम कुम्हारों से चीज़ें खरीदें जो हमारे आसपास लोग उनसे खरीद, लेकिन हम ब्रॉड लेवल पर जब चीज़ों को सोचना बंद कर देते हैं? नहीं, दोनों अलग एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट तो ये है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग रह रहे हैं, जिस प्रकार का भी वो काम करते हैं, चाहे वो हवा का पंखा बनाने का काम करते हो, चाहे वो सूत काटने का काम करते हो, चाहे वो सन के बांध बनाने का काम करते हो, चाहे वो आपके दीपक बनाने का काम करते हो, उन लोगों को भी कारोबार चाहिए, उत्साहवर्धन चाहिए और धन चाहिए। तो सरकार ये चाहती है कि हम लोग उन नीचे के लोगों तक भी जाएं, उन्हें छुएं, उनके बनाए हुए उपकरण, उनके बनाई हुई चीजें हम पसंद करें। रहा FDI की बात, वो एक अलग एक्सपेक्ट है। सारी चीजों को आप एक साथ नहीं तोल सकते। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखना है और गांव के गरीब को शक्तिशाली बनाने का काम भी करना है। ठीक, एक बात का जिक्र आप लोग हमेशा करते हैं कि पहले था कि लगी GST मिला उपहार धन्यवाद मोदी सरकार, और अब फिर घटी GST लगा उपहार धन्यवाद मोदी सरकार। तो दोनों नारों में सही कौन सा था? नहीं, दोनों वक्ती तौर पे सही थे। ऐसा होता है, देश की क्या मांग है, देश की क्या आवश्यकता है, लोगों को परेशानियों से बचाने का क्या तरीका है। तो जब GST लगाई गई तो बहुत सारे टैक्स से आम समाज को बचाया गया और देश की स्थिति को भी देखा गया। पूर्व की सरकारों ने देश को खोखला कर दिया, चाहे वो प्रदेश को देख लो या केंद्र को देख लो। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है वो जनता के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण की भी सोचती है, राष्ट्र की सुरक्षा की भी सोचती है, राष्ट्र के विकास की भी सोचती है। और जब सारी चीज सोची जाएगी तो सब चीजों को जोड़ा जाएगा। एक चीज को करने से काम नहीं होगा। सुविधाएं सारा काम नहीं कर सकती। आपको अपने दायित्व भी देखने हैं, आपको जिम्मेदारी भी देखनी है और राष्ट्र को सशक्त भी करना है। तो उस समय GST की आवश्यकता लगाई गई। आज देखा गया, महंगाई थी तब? नहीं, महंगाई तो आती रहती है। महंगाई आज की दौर की बात नहीं है, महंगाई तो जब से देश आजाद हुआ जब से आती रही है। बात ये थी कि उस समय आवश्यकता थी GST की, और आज जब उसका अध्ययन किया गया और सरकार ने माना कि इसे कम करने से भी देश अच्छा चलेगा और जनता का फायदा होगा, तो आज वो उपहार के रूप में आज देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय लिए और उसका पूरी देश की जनता लाभ ले रही है। नहीं, आप ये कहते हैं साहब कि GST रिफॉर्म से जनता को फायदा हुआ,
तो जो विपक्षी दल हैं वो यही तो सवाल पूछ रहे हैं साहब कि जब इतना फ़ायदा जब जनता को देना था तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। किसी भी चीज़ को समझने में, किसी चीज़ को करने में समय तो लगता है। कितना समय? आप देखो देश की प्रगति, कब देश कब आज़ाद हुआ और आज तक पूर्ण रूप से विकसित देश नहीं हुआ है। विकसित होने में हमने जो मार्जिन लिया देश के प्रधानमंत्री ने 2047 को लिया, इसका मतलब समय लगता है ना हर काम में। अगर जब हो जाता तो पूर्व की सरकारें क्यों नहीं विकसित कर दिया था भारत देश को। तो इसी ये क्रम है, इसमें समय लगता है और इसमें आम जनता खुश है इस बात से। विपक्ष क्या कहता है ये विषय नहीं है, विषय है कि आम गांव की जनता, आम शहर की जनता, प्रयोग करने वाली जनता, सुविधा लेने वाली जनता क्या कहती है। आम नागरिक इससे बहुत खुश है। नहीं, जैसे जब आप आम लोगों के बीच में मिलने जाते होंगे, जब इन चीज़ों को आप बताते होंगे कि जीएसटी से ये फ़ायदा हुआ, तो रियलिस्टिक में लोग आपसे क्या कहते हैं, उनका आपके प्रति क्या वो रहता है? वो जब जीएसटी लगी थी उस बात का चर्चा नहीं करते, वो आज की चर्चा करते हैं। वो आपसे नहीं पूछते कि साहब कि जब जीएसटी लगाई थी आपने तब तो इतनी महंगाई थी, अब आप ही ने महंगाई किया। जब वो जीएसटी लगी थी वो सरकार भी देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से चुनी थी और उन्होंने उसे स्वीकार किया था कि यह सरकार का अच्छा निर्णय है। एक तरह का टैक्स लगाया जा रहा है, उससे सरकार जनता को बहुत चीजों से बचा हुआ। और आज जनता ने महसूस हो रहा है कि देखो सरकार कितनी अच्छी है। जब उन्होंने आकलन करा कि सरकार कम जीएसटी लेकर भी चल सकती है, जनता को सुविधा दी जा सकती है, तो आज लेके बिंदी से हर चीज पे सुविधाएं दी। चाहे वो गाड़ी हो, लाखों रुपए गाड़ी पे बच रहे हैं, स्कूटर पे, बैटरी पे, कोई चीज ऐसी नहीं है, सब पे सुविधा दी गई। सीमेंट पे आम जनता की जितनी चीजें हैं उनको लाभ दिया जा रहा है। ठीक, एक बात, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझते हैं। समाजवादी पार्टी जिक्र करती है पीडीए का। पीडीए का फुल फॉर्म आप भी समझते हैं। 2027 का चुनाव आना है, तो पीडीए को टक्कर आप लोग कैसे देंगे? क्या आपके पास फिनोमिना है पीडीए को टक्कर देने के लिए? नहीं, टक्कर का तो कोई विषय ही नहीं है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया, कहीं संविधान बदलने की बात कही, कहीं जाति की बात कही, कहीं धर्म की बात कही। जनता ने उनके जब उस एजेंडे को नहीं स्वीकारा। और आज आप देख लीजिए, बहन मायावती ने आज एक बहुत बड़ी रैली की है जिसमें ऐतिहासिक भीड़ आई है। दलित समाज के लोगों ने महसूस किया है कि इस समाजवादी पार्टी के साथ रहकर तो ठगा ही जाना है, क्योंकि दलित समाज का आप देख लीजिए, या तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को सम्मान दिया, चाहे वो अम्बेडकर जी रहे हो या काशीराम जी रहे हो या आज हमारे आदरणीय वाल्मीकि जी रहे हो, उनके नाम की छुट्टी तक डिक्लेयर कर दी। 7 तारीख में उनकी छुट्टी भी थी। तो दलितों के लिए अगर गंभीरतापूर्वक कहीं काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। तो पीडीए तो यही गठबंधन टूटा हुआ, और बहन जी ने इतनी बड़ी रैली की है ऐतिहासिक, तमाम दलित समाज के लोग उनके पीछे हैं। और जो उनसे रहेंगे, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं, आज आप देख लीजिए दलित समाज नहीं। आप ये बताइए जरा, जब आपने इस बात का जिक्र कर ही दिया है कि मायावती ने लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया, मायावती ने शक्ति प्रदर्शन किया, खुश होना चाहिए बीएसपी को, खुश हो रहे हैं भाजपा वाले, आप खुश हैं? नहीं, खुश इसलिए हैं कि उसने सही एजेंडे पर बात की है। अच्छा। उसने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को भी सराहा है। उसने सिर्फ विपक्ष की बात नहीं की है। जो अच्छी बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी उन्होंने प्रशंसा की है। खुशी इसलिए हुई कि कई बार मैं देखता हूं जैसे समाजवादी पार्टी करती है, विपक्ष के एजेंडे पे बोलते रहेंगे, अच्छा हो बुरा हो, उन्हें सिर्फ सरकार के काम का विरोध करना है। तो बहन जी ने सरकार के काम का विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा जो सरकार के अच्छे काम है उसकी उन्होंने प्रशंसा की है। तो मेरा तो यही कहना है कि समाज में चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो, जो सही बात हो, सरकार जो अच्छे निर्णय ले उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। तो बहन जी ने उसकी प्रशंसा की है, मैं बहुत खुश हूँ उस बात से। 90s का एक दौर था कि जहाँ पे एक नारा चलता था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा मुड़ गए जय जय श्री राम। दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था, फिर भाजपा ने समर्थन दिया। 2027 में आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं बीएसपी का? हालांकि अभी उन्होंने ये कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी, लेकिन फिर भी आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं? नहीं, बीएसपी से टक्कर है कि नहीं? नहीं, बीएसपी अपने एजेंडे पे काम करेगी, समाजवादी अपने एजेंडे पे काम करेगी। बीजेपी से किसकी टक्कर है? देश की 80% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके नियमों के साथ है, उसकी नीति के साथ है, उसके विचार के साथ है। तो टक्कर का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। दलित समाज में भी बहुत भारी संख्या के लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत है, काम से सहमत है, सुशासन से सहमत है। तो उसमें कोई टक्कर का विषय नहीं है। उनके अपने एजेंडे, वो अपने एजेंडे पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, सुशासन लाने का काम करती है, ईमानदारी लाने का काम करती है, जनता का विकास का काम करती है। दूसरा, एक मुनिंदर जी सवाल का जवाब और दीजिए। ये कहा जाता है कि आप लोग वोट चोरी भी कर लेते हैं, ये भी कला आपको आती है? ये तो
कई बार चुनाव में विषय उठे हैं और हर बार चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ये चाहे कला आती है आपको क्या? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है कभी। अच्छा। ऐसा कैसे हो जाएगा? वोट चोरी हो ही नहीं सकती। नहीं, वो तो कहते हैं साहब कि विपक्षी दल तो कहते हैं कि भाजपा इसमें माहिर है वोट अगर माहिर होती तो मैं एमएलए हो जाता, मेरी वोट आ जाती। तो इसका मतलब जनता ने सही निर्णय लिए हैं। जहां जहां हारे हैं लोग, इसका मतलब वोट चोरी नहीं हुई है। जहां जीते हैं वहां वोट मिली है। तो ये तो सब साफ है, परोक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। अब आरोप लगाना तो बहुत साधारण है, आरोप तो आप कुछ भी लगा सकते हो। वोट चोरी का कोई तरीका ही नहीं है, ना हो सकता। समाजवादी पार्टी का आधार ही यही है कि सरकार जो है वो वोट चोरी करके सरकार बना लेती है। नहीं, वोट चोरी का कोई तरीका नहीं है ना। अब तो इतना पारदर्शिता आ गई है, सब चीजें ऑनलाइन हो गई है, बटन दबा के वोट पड़ती है। ये तो जब हुआ करता था, जब समाजवादी पार्टी की सरकारें पूर्व में हुआ करती थी, हम खूब सुना करते थे कि डब्बे लुट गए, मोहर लगती थी जबरदस्ती। एक दादा चला जाया करता था और वो बूथ पे खड़ा होकर सब गरीब लोगों की और किसानों की वोट अकेला डाल दिया करता था। उस समय बूथ कैप्चरिंग होती थी। अब तो आम चुनाव बहुत साफ सुथरे होते हैं, हर आदमी को वोट डालने का अधिकार है, कोई दूसरे की वोट नहीं डाल सकता। तो अब तो ऐसा कुछ होने का है ही नहीं। दूसरा, एक आखिरी सवाल का जवाब और दीजिए। एक जिम्मेदारी आपके पास और है, वन नेशन वन इलेक्शन। अब सवाल ये आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से इस देश में क्या विस्तृत तौर पर बदलाव आ जाएगा? क्या बदलाव की आप मतलब कैसे जनता के बीच में जा रहे हैं कि इससे बहुत सारा बदलाव आ जाएगा? योगेश जी, ये तो आप भी देख रहे होंगे, सारा देश परेशान रहता है। कभी जिला पंचायत का चुनाव आ जाता है, कभी विधानसभा का चुनाव आ जाता है, कभी एमपी का चुनाव आ जाता है। न तो नौजवान सही से शिक्षा प्राप्त कर पाते, बीच में आचार संहिता लग जाती है, विकास के काम रुक जाते हैं, कारोबारी लोग चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं, देश को आर्थिक रूप से पीछे धकेला जाता है, देश के सुशासन को दिक्कत होती है, देश में हर महीने हर साल कोई ना कोई चुनाव आता है। तो एक तो ये फिजूल खर्ची इससे बंद हो गई। ठीक। एक बात, नौजवान जो पढ़ने वाले हैं उन्हें शैक्षिक माहौल ठीक मिलेगा। ठीक। 5 साल में जब एक बार सारे चुनाव हुए। और रोज की जो ये द्वेषपूर्ण राजनीति होती है, आज अगर कहीं देश में अपराध है तो ना तो कहीं चोरी हो रही, ना संगठित रूप से कहीं अपराध हो रहा। आज क्या है, द्वेष भावना के अपराध है। और वो द्वेष भावना कहीं ना कहीं छोटी प्रधानी से, कहीं ना कहीं जिला पंचायत से, कहीं ना कहीं गन्ने के चुनाव से, इनसे होती है। अगर ये सामूहिक रूप से एक बार 5 वर्ष में होने लगे तो एक तो हर आदमी को मौका मिलेगा। आज क्या होता है, मेरा मन है जिला पंचायत लड़ने का, फिर मेरा मन एमएलए लड़ने का हो जाता है, फिर एमपी लड़ने का हो जाता है। एक आदमी के 5 मन होते हैं और वो हर बार बायोडाटा लगाता है। उससे एक तो विषमता तो आती है, आम आदमियों के बीच भी वैमनस्य का भाव हो जाता है। एक बार चुनाव होगा तो सब अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे। ठीक। लड़ाने वाले लड़ाई। जी जी, एक इस पे सवाल और आता है कि जब आप वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे तो छोटी पार्टियों का जो भविष्य है उनको आप खत्म कर देंगे। दूसरा, आप ऐसा परसेप्शन बना देंगे जब दोनों विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जब एक साथ होंगे, या छोटे चुनाव भी जब एक साथ होंगे, तो नेशनल इशू पे जो है वो इम्पैक्ट डालेगा। ये प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रधान लड़ेगा, वो नाली खड़ंजों का विकास करता है। जो विधानसभा लड़ता है वो स्टेट की सूचियों पर काम करता है, स्टेट के कानून पर काम करता है। और जो केंद्र का एमपी का चुनाव लड़ेगा वो केंद्रीय सूची पर काम करेगा। अब जनता पुरानी थोड़ी है, अब जनता तो सब नहीं। जब जैसे इसी चुनाव में जब आप देख लीजिए, जब आप कहते थे कि पहला इंजन, फिर डबल इंजन, फिर ट्रिपल इंजन, तो जब आप एक परसेप्शन बना देंगे कि हमें देश में ट्रिपल इंजन की सरकार चलानी है, तो ट्रिपल इंजन का संकेत क्या हुआ? नहीं, वो ट्रिपल इंजन का संकेत पॉलिटिकल आदमी नहीं दे सकता, उसे तो जनता स्वीकार करेगी। अगर जनता कहेगी कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है तो ट्रिपल की बना देगी, और वो ट्रिपल की नहीं बनाएगी तो 2-1 की बना देगी। वो चाहेगा 1+2 की बना देगी। वो तो जनता तय करेगी, वोट तो उन्हें देना है ना। ये मेरे कहने से या किसी विपक्ष के कहने से उसमें कोई निर्णय नहीं होने वाला। ठीक, आपका बहुत बहुत आभार। तो मनिंदर पाल सिंह ने यही कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी जो है काफ़ी तौर पे बदलाव करेगी। इसमें आत्मनिर्भर भारत है, जीएसटी रिफॉर्म को लेकर है, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आने वाले दिनों में बहुत सारा बदलाव देखने को भी मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।